चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 3 है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी तक हम लोग उस कंडीशन पे पढ़ रहे थे जब चार्ज जो था वो रेस्ट पोजीशन पे था यानी स्टैटिक पोजीशन पे था। इस चैप्टर में चार्ज जो है मूविंग कंडीशन में क्या क्या चीज़ डेवलप करता है, क्या क्या चीज़ उसके कारण होता है, वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, चार्ज मूव कर रहा है, और पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्ज रेस्ट में था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेस्ट कंडीशन के बारे में पढ़े चार्ज के, यहाँ पे मूविंग कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज मूव करेगा तो सबसे पहले तो भाई मेरा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई से डिनोट कीजिए। तो स्मॉल आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट हमको पता ही है कूलम पर सेकंड, जिसको कि बाद में एम्पियर बोलते हैं और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। दूसरा टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट को ध्यान में रखना है कि डी क्यू बाई डी टी, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये रॉड है, इसमें क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो करे तो आई अमाउंट का करंट है इसमें। इस आई अमाउंट के करंट में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमको क्या करना है, डी क्यू चार्ज। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमको फाइंड करना है कि करंट कितना है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन शॉर्ट इंटरवल पे है, तो शॉर्ट इंटरवल पे चार्ज ले लिए डी क्यू, और यहाँ से जो करंट पास करेगा तो dt टाइम में करेगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट यानी एग्जैक्ट वहाँ पे क्या करंट होगा, एग्जैक्ट इस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, एग्जैक्ट यहाँ पे। तो एग्जैक्ट करंट के लिए फॉर्मूला था dq अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फॉर्मूला क्या था, dq अपॉन dt। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज और इज टेकन इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली। अब यहाँ पे ध्यान से समझो होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो निगेटिव चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान लो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो मेरा करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ्ट की तरफ, तो करंट जो है वो राइट की तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है राइट की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव पार्टिकल्स अगर राइट की तरफ मूव करते हैं तो करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट इन द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज और डायरेक्शन एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और उस करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। यानी जो करंट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। अब अगला टॉपिक आपका आता है करंट डेंसिटी, जिसको कि वेक्टर जे से डिनोट किया जाता है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। यानी वेक्टर जे इज इक्वल टू आई अपॉन वेक्टर ए। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे कि जो एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी का जो ग्राफ होता है, यानी कि ये जो देख रहे हो ना जे वेक्टर और ए वेक्टर, इसमें जो ये एरिया होता है इसका जो ग्राफ होता है, और ग्राफ के अंदर जो एरिया प्लॉटेड होता है वो हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट देता है। ये चीज़ समझे। तो करंट डेंसिटी क्या समझे, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। चलिए अब जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वी डी से डिनोट करते हैं, यानी ऐसे स्मॉल वी और नीचे में सब स्क्रिप्ट में डी लिखते हैं। व्हेन अ conductor is not connected to any battery, the net velocity of all the free electron is taken to be zero and in this case path of electron remains straight line। मतलब कि जब कंडक्टर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाता है तो उस केस में क्या होगा कि उसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर उधर ऐसे ही रैंडम जो है मूव करते रहेंगे। तो उस कंडीशन में जो नेट वेलोसिटी यानी टोटल वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसको जीरो कहा जाता है, इज टेकन टू बी जीरो। और उस कंडीशन में जो पाथ होगा ना वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये कब का बात हुआ, जब कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे इधर उधर बिखरे हुए थे, और उसके कारण से नेट वेलोसिटी जीरो था और पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन। बट व्हेन इंड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दोज इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम of the conductor and its path become parabolic and average velocity is drift velocity। अब यहाँ पे समझो, लेकिन उसी कंडक्टर के एंड्स को जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ड्रिफ्टेड का मतलब होता है खिंचाव यानी खींचना। तो जितने भी
फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे किसकी तरफ मूव करने लगेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा होगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ। हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे तो उस कंडीशन में जो वो इलेक्ट्रॉन है वो उस कंडक्टर जो एटम से मिलकर बना है उस एटम से भी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलाइड कराएंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस एटम से टकराएगा जिससे कंडक्टर बना हुआ है उसका पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो उसका एवरेज वेलोसिटी जो वो अटेन करेगा उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि खिंचाव यानी खींचने के कारण जो वेलोसिटी अटेन किया, एवरेज वेलोसिटी जो अटेन किया उसी को बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जब ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, जब इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया तो जितना भी इलेक्ट्रॉन था वो सारा किसकी तरफ जाने लगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, फोर्स अपॉन मास। तो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, अगर कोई भी एक चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे F अपॉन क्यू। तो F अपॉन क्यू जो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पिछले चैप्टर में पढ़े थे, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू, जहाँ से एक हम लोग को पता चला था कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, क्यू ई। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल ई और कैपिटल ई। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो ई कैपिटल एफ बाई एम। तो नेट एक्सेलरेशन पता चल गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई कैपिटल ई। यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। बताते हैं क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, बाई मास। और ई टॉ बाई 2m। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ना दोनों फॉर्मूला सही है, चाहे ई कैपिटल ई टॉ बाई एम लिखो या ई टॉ बाई 2m लिखो, दोनों फार्मूला आपका सही है। एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, एचसी वर्मा में एक दिया हुआ है, तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों फार्मूला आपका सही है। ना ही एनसीईआरटी गलत है, ना ही एचसी वर्मा गलत है। टॉ जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम के बराबर होता है। टॉ किसके बराबर होता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन था जब उस कंडक्टर के एटम से टकराया तो उसमें जो टाइमिंग लगा उसी को हम लोग टॉ से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। समझ में बात आई। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ जानेंगे कि करंट, देखो ये जो करंट था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी था इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना बस कि जो करंट है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इस कंडक्टर में जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको किससे डिनोट किया गया, एन से। ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि यहाँ से एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्स्टेंट है। तो आई जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वी डी के। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मेरा बढ़ता जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स क्यूब या फिर 1/1 मीटर क्यूब। समझ में बात आ गई। अब जानिए ओम्स लॉ क्या होता है। देखो ओम्स लॉ जो होता है वो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जो क्लास 10th में हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे वो ओम्स लॉ का एक छोटा वर्जन था। मतलब कि स्टैंडर्ड जो मेरा ओम्स लॉ है जो हम लोग पढ़े ना, V इज इक्वल टू आई आर, वो मेरा ओम्स लॉ नहीं कहलाता है, वो उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाता है। हम बताते हैं कैसे। देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरा एक कंडक्टर लिए, इसका लेंथ क्या हो गया L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और इसके एंड्स को क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए V वोल्ट के। ठीक है। अब हम लोग अभी रिलेशन पढ़े कि जो करंट होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। अब यहाँ पे क्या किए, इस एरिया को इधर भेजे, तो एरिया को इधर भेजे तो करंट पर यूनिट एरिया, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, करंट डेंसिटी। याद करो करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो वो किसके बराबर हो गया, करंट डेंसिटी एन ई। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पढ़े थे, स्मॉल ई टॉ ई बाई एम पढ़े थे। तो यहाँ पे J इज इक्वल टू एन ई स्मॉल ई टॉ ई बाई एम। तो यहाँ से फाइनल हमको रिजल्ट मिल रहा है J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम और कैपिटल ई। तो इस एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम को हमने एक सिंगल नाम दे दिया सिग्मा, और ये जो सिग्मा है ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दो टर्म होता है, उसको भी आगे समझेंगे। अभी सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, जिसका इक्वल टू किसके है, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम के। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये मेरा ओरिजिनल ओम्स लॉ का इक्वेशन हुआ। J इज इक्वल टू सिग्मा ई जो है मेरा ओरिजिनल ओम्स लॉ का इक्वेशन हुआ। अब इसी J इज इक्वल टू सिग्मा ई में J क्या है मेरा, करंट पर यूनिट एरिया, सिग्मा तो सिग्मा एज इट इज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज
पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एक ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो ऐसा यूनिट होता है, अगर याद हो तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ भी मेरा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो ई को क्या बोल दिया, वी अपॉन एल। अब यहाँ से अगर वी हम लोग को फाइंड करें तो जो भी चीज़ है उसको उधर भेजेंगे, तो आई इंटू एल अपॉन सिग्मा ए। यहाँ पे ध्यान से देखो तो v इज इक्वल टू आई एल अपॉन सिग्मा ए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को v फाइंड करना है तो l को उधर भेजेंगे तो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई सिग्मा जो है डिवाइड में, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, I इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए कहाँ से आया, रो जो है वो रेसिस्टिविटी होता है जिसका एक और नाम क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और सिग्मा जो होता है वो कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी रो जो होता है ना वो सिग्मा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, और अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेसिस्टिविटी का एक और नाम क्या हुआ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और सिग्मा जो कि कंडक्टिविटी है उसका एक और नाम क्या हुआ, स्पेसिफिक चार्ज। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आई एल अपॉन ए है, यहाँ पे सिग्मा जो है ये ऐसे लिखा है ना, जैसे यहाँ पे अगर सिग्मा को यहाँ से यहाँ पे ना लिखें और इनटू करके लिखें 1 अपॉन सिग्मा, तो 1 अपॉन सिग्मा किसके बराबर, रो के बराबर। तो यहाँ पे रो एल अपॉन ए आ गया, रो एल अपॉन ए, और करंट पहले से था तो इस रो एल अपॉन ए को हम लोग एक और कांस्टेंट दे दिए आर, और ये आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से अब पता चला कि जो ओरिजिनल ओम्स लॉ इक्वेशन है वो तो मेरा ये है जे सिग्मा ई, इससे मेरा v इज इक्वल टू आई आर कहाँ से आया, तो वो यहाँ से आया। समझ में बताया, जहाँ पे r इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन ए, आर जो है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिग्मा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा जो है महो पर मीटर, जैसे कि रेसिस्टिविटी जो था रो, जैसे यहाँ रेसिस्टिविटी है रो, तो रो का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओहमिक मीटर, ओहम मीटर, यानी कि कुछ ऐसे ओहमिक मीटर। तो बस इस ओम जो है ना, ओ एच एम, इसी को कर दिया गया है एम एच ओ, यानी महो पर मीटर। तो इसी को जो ये ओम जो था, अब यहाँ पे जैसे रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हम लोग पढ़े थे ओहमिक मीटर, बस उसी के ऐसा यूनिट को उल्टा कर दिया गया, जैसे ओ एच एम था ओम, तो यहाँ पे एम एच ओ कर दिया गया, महो पर मीटर। किसका, सिग्मा का ऐसा यूनिट, या फिर साइमन पर मीटर, या फिर ओहमिक मीटर इनवर्स। जो ओहमिक मीटर रेसिस्टिविटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए या तो ओहमिक मीटर इनवर्स इसका ऐसा यूनिट हो गया, या फिर महो पर मीटर, या फिर साइमन पर मीटर, किसका, सिग्मा का। सिग्मा और रो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ भी कैसा होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ देखिए, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है हालांकि, लेकिन इसको सिंपली अगर याद रखते हैं तो ज़्यादा आसान है कि R इज इक्वल टू, ब्रैकेट छूट गया, ब्रैकेट में जब भी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो याद से ये जो बिग ब्रैकेट है इसको दे देना है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब आई स्क्वायर। समझ में बात आई, तो ये कैसे डिराइव हुआ यहाँ पे बाकी देख सकते हैं आराम से। चलिए एक और कंसेप्ट को यहाँ पे आप थोड़ा समझिए क्या लिख रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड n times and if its initial resistance r, then new resistance will be r dash and r dash is equal to n square times r। अब इस चीज़ को समझिए, यहाँ बोलना ये चाह रहा है, अब यहाँ पे समझो बोल क्या रहा है, जैसे कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास, r है, इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास, r है। अब अगर इस कंडक्टर के लेंथ को हम क्या करते हैं, n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, n मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो सपोज करो कि मेरा जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लेंथ को अगर हम 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स अगर इस कंडक्टर के लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो मेरा जो नया रेसिस्टेंस होगा ना, आर डैश वो जो है 3 का स्क्वायर यानी कि 9r, यानी कि अगर इस कंडक्टर के लेंथ को हम 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो जो नया रेसिस्टेंस होगा वो 9r के होगा। अगर 8 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो 64r होगा। बस यहाँ पे जो भी जितना टाइम्स इंक्रीज करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ये कंडक्टर है, ठीक, इसका रेसिस्टेंस जो है r है, इसको हमने क्या किया कि 6 टाइम्स इंक्रीज किया, इसके लेंथ को, इसका जो ये लेंथ है L को हमने क्या किया कि 6 टाइम्स इंक्रीज किया। तो अगर पूछा जाए कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड 6 टाइम्स एंड इज ओरिजिनल रेसिस्टेंस इज कैपिटल R, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश यानी कि न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स R, जहाँ पे n क्या है, जितना टाइम्स इंक्रीज किए हैं, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे इंटू R, तो 36R, यानी कि न्यू जो रेसिस्टेंस होगा वो ओरिजिनल रेसिस्टेंस का 36 टाइम्स होगा।
बात समझ में आ गई? चलिए अब जो है हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज एंड दैट ऑफ अ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज। यहाँ बोल ये रहा है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो उस कंडीशन में उस टेम्परेचर का जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल रहा है कि जो रेसिस्टेंस है, जो आर है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है। और वहीं कोई एक सेमी कंडक्टर है, यानी जो कंडक्टर की तरह लगभग बिहेव करता है। सेमी कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो कंडक्टर की तरह बिहेव करे, प्रॉपर कंडक्टर ना हो लेकिन कंडक्टर की तरह बिहेव करे, उसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल ये वाला एक फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें बस एक ही फॉर्मूला है। टी टेम्परेचर पे ये जो है आर नॉट क्या है मेरा, रेसिस्टेंस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। आर नॉट क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, और आर टी क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ फाइनल टेम्परेचर। तो जो फाइनल टेम्परेचर का जो रेसिस्टेंस होगा वो इनिशियल टेम्परेचर के रेसिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अल्फा क्या है, अल्फा मेरा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है, रेसिस्टेंस का यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, अल्फा, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, के इनवर्स, यानी कि केल्विन इनवर्स। 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, टी यहाँ पे क्या है, फाइनल टेम्परेचर, और टी नॉट क्या है मेरा, इनिशियल टेम्परेचर। तो इस वाले फॉर्मूला को एकदम ध्यान में रखना है। और सेम चीज़ ये मेरा रेसिस्टेंस के केस में हो गया। अगर इसी को रेसिस्टिविटी के केस में करना होगा तो जहाँ जहाँ कैपिटल आर है वहाँ पे बस रो डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर के दौरान जो रेसिस्टिविटी होगा वो इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टिविटी होगा इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। समझ में बात आई? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, अब यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाला चीज़ शुरू हो गया है। जैसे कि अभी पिछले चैप्टर में कैपेसिटर में पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पे रेसिस्टेंस के कम्बिनेशन को अब जानिए। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या फिर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर जो भी है, इसमें ध्यान देखिएगा, इसको हम लोग पूरा डेरिवेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। केवल इसका, हालांकि याद तो केवल इसमें आपको यही रखना है, जो भी हम हाईलाइट किए हुए हैं वही मेनली आपको याद रखना है, लेकिन डेरिवेशन के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और क्लियर होता जाएगा। इसमें थोड़ा डेरिवेशन समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीरीज ग्रुपिंग, सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग में क्या किया, दोनों रेसिस्टर का एक रेसिस्टर का जो लास्ट एंड है, यानी पहले रेसिस्टर का जो लास्ट एंड है वो दूसरे रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से अगर कनेक्टेड है तो वो मेरा क्या है, सीरीज ग्रुपिंग है। यानी एक रेसिस्टेंस R1 एक R2, R1 का जो R1 रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो क्या है, V1, और R2 रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो क्या है, V2। ये दोनों रेसिस्टेंस को हमने क्या किया, एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया और I अमाउंट का करंट भेजा। अब अगर यहाँ पे V1 जो है, V1 वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस अगर हम देखें कि कितना हो रहा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, तो V1 इज इक्वल टू IR1, और V2 मेरा क्या होगा, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा, यानी V1 पोटेंशियल क्या होगा और V2 पोटेंशियल क्या होगा। V1 पोटेंशियल मेरा किसके बराबर हो रहा है, IR1 के। V1 पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होगा, IR1 के, क्योंकि I अमाउंट का करंट जा रहा है। सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम होता है, करंट I जो होता है सीरीज ग्रुपिंग में सेम होता है, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है। तो I सेम अमाउंट का करंट R1 को भी मिलेगा, R2 को भी मिलेगा, तो V1 क्या हो गया, IR1, और V2 क्या हो गया, IR2। अब यहाँ पे जो इन दोनों जो रेसिस्टेंस है, ये दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर यहाँ पे डालें तो V इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट के, और V इज इक्वल टू V1 प्लस, यानी कि नेट वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू क्या बोले हैं, IR इक्विवेलेंट। उस IR इक्विवेलेंट को यहाँ लिखे। V1 कितना मेरा आया है, IR1, V2 कितना आया है, IR2। I को दोनों तरफ से कॉमन लिए, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2। समझ में बात आई? अगर मेरे पास R1, R2 और R3, मतलब अगर यहाँ पे जैसे ऐसे, ये कंडीशन तो तब आया जब डिफरेंट रेसिस्टेंस हो, एक 6 ओम हो, एक 2 ओम है, एक 8 ओम हो, एक 6 ओम हो। उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो तो यहाँ पे पता चल रहा है। अगर इक्वल रेसिस्टेंस हो, जैसे कि अगर मानते हैं कि R1 जो है R2 के इक्वल है, यानी कि ये भी 6 ओम का रेसिस्टेंस है, ये भी 6 ओम का रेसिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 6 × 2 होगा, क्योंकि दो रेसिस्टेंस है और एक रेसिस्टेंस कितने ओम का है, 6 ओम का, तो 6 × 2 12 ओम का दोनों मिला के रेसिस्टेंस आएगा। वही चीज़ यहाँ लिख रहा है कि अगर R1 R2 के बराबर हो, R2 R3 के बराबर हो, तो इस पूरे को R मान लो, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, NR के। N क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में वही चीज़ बोल रहा है कि करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि बता चुके हैं। तो इसका डेरिवेशन कोई वैसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से देख सकते हैं।
अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रेसिस्टेंस को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस ध्यान ये देना है कि जो दोनों रेसिस्टेंस होगा ना, उन दोनों रेसिस्टेंस का जो दोनों एंड होगा वो एक बैटरी से कनेक्ट होगा। जैसे सीरीज़ में क्या था कि एक रेसिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है वो दूसरे रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे दोनों रेसिस्टेंस है, इन दोनों रेसिस्टेंस का पहला एंड भी बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरा एंड भी बैटरी से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो I1 जो है, क्योंकि वोल्टेज मेरा क्या होता है, सेम होता है, तो वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पे हम लोग करंट निकाल लेते हैं। तो I1 करंट, I अमाउंट का करंट यहाँ से चला, दो पार्ट में टूटा, एक I1 एक I2। R1 को कितना करंट मिला I1, R2 को कितना करंट मिला I2। तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2। ये पूरा का पूरा ओम्स लॉ पे चल रहा है कि नहीं। I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2। अब इन दोनों, अब यहाँ पे उन दोनों रेसिस्टेंस के बदले एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा लेते हैं। तो वो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, उसके अक्रॉस करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I जो नेट करंट होगा वो कितना होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I जो है वो क्या है, मेरा नेट करंट है, तो नेट करंट जो है वो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अलॉन्ग होगा, जो कि हम लोग बोले हैं अभी V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 हमको आया है V अपॉन R1 और I2 आया है V अपॉन R2। तो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, V को कॉमन ले लेंगे, यानी वोल्टेज को कॉमन ले लेंगे, तो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर दो रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखिए, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। और अगर दो से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे अगर तीन रेसिस्टेंस होता तब तो ऐसे ही, जैसे ये वाला फॉर्मूला तब ध्यान में रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला तब ध्यान में रखिएगा जब दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस हो, और केवल अगर दो रेसिस्टेंस हो तो उस केस में डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ याद रखिए, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब जैसे सीरीज़ में याद करो एन आर किए थे कि अगर सेम रेसिस्टेंस है, दोनों जितना भी रेसिस्टेंस है उन सबका वैल्यू सेम है सीरीज में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पैरेलल में बस उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर मानते हैं कि मेरे पास 6 ओम का टोटल 3 रेसिस्टेंस है, 6 ओम का टोटल कितना रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टेंस है, और तीनों रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में है, तो उस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2 ओम, यानी कि हर एक एक रेसिस्टेंस कितने ओम का है, 2 ओम का है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल, बैटरी, ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस। ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चारों को एक साथ देखते हैं, खत्म हो जाएगा। सेल क्या होता है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि अपने टर्मिनल के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे, यानी कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करे, वो डिवाइस को हम लोग सेल कहते हैं। और इन्हीं सारे सेल के कम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सेल का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को पहले देखो। जैसे यहाँ पे दो प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, और उन दोनों प्लेट के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ये फ्लूइड है, जिसको कि हम लोग बैटरी मटेरियल बोले हुए हैं। क्या बोले हुए हैं, बैटरी मटेरियल, और इसमें Q अमाउंट का चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो बैटरी मटेरियल है ना, ये भी एक फोर्स सप्लाई कर रहा है, जिसको कि हम F और सब स्क्रिप्ट में B का मतलब होता है बैटरी फोर्स, यानी कि बैटरी मटेरियल के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, तो उसको लिख दिए हैं बैटरी फोर्स F और सब स्क्रिप्ट में B। अब यहाँ पे एक टर्म आता है छोटा सा, ये E नहीं है, इसको हम लोग EMF, जैसे E जो है वो कुछ ऐसा लिखता है, लेकिन ये E नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। और ये हमेशा जो EMF होता है किसी भी सेल का, वो वोल्टेज के बराबर होता है, यानी पोटेंशियल के बराबर होता है। कैसे होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए EMF जो होता है, EMF वो होता है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जो वर्क डन जो बैटरी फोर्स करेगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स लगाएगा, बैटरी फोर्स, जिसको कि F और सब स्क्रिप्ट में B से डिनोट किए हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D, तो FB/D बाई Q। अब इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस पोजीशन में लाने के लिए ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तभी जो है मेरा बैलेंस पोजीशन में आएगा। तो देखिए बैलेंस पोजीशन लाने के लिए FB जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, QE अमाउंट का। यहाँ पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, तो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट Q अमाउंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो क्या होगा, QE। तो यहाँ पे जो बैटरी मटेरियल पे फोर्स है वो QE के बराबर होना चाहिए, तो FB की जगह QE डाले। नीचे में पहले से क्या था, Q था, Q से Q कैंसिल हो गया, मेरा क्या बच गया, E इंटू D। अब यहाँ पे ध्यान से अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और D, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या पोटेंशियल बोलते हैं। जो हम लोग पहले अभी रिलेशन जो पढ़ रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसमें हम लोग यही चीज़ जाने थे, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि EMF जो होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल के।
चलिए अब जान लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, जिसको कि हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। और यहाँ पे अभी से ये चीज़ गांठ बांध के रख लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम पड़ गया है, लेकिन ये किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं होता है। ईएमएफ जो होता है वो सिंपली जो है वी के बराबर होता है, यानी जो पोटेंशियल होता है उसके बराबर होता है। और ये कंडीशन कब होता है, जब सेल कनेक्टेड ना हो, मतलब कि जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो ना कर रहा हो, उसी कंडीशन में जब जो है ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी ई इज इक्वल टू वी कब होगा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा सर्किट के अंदर। तो ईएमएफ होता क्या है एक्चुअल में, वर्क डन पर बाय द बैटरी फोर्स, यानी जो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे बैटरी फोर्स के द्वारा किया जाता है उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। अभी पीछे जो है इसी फॉर्मूला का यूज़ किए थे, E इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई क्यू, जहाँ पे डब्ल्यू बी का मतलब होता है वर्क डन बाई बैटरी फोर्स। ईएमएफ इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली का मतलब वही बात हुई कि कोई भी करंट जो है सर्किट के अंदर फ्लो ना करे, उस कंडीशन में जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अगला टॉपिक आता है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब सिंपल समझो, जो भी बैटरी मटेरियल है उसके द्वारा जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वही होता है मेरा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। आइडियल सेल के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, V। और यही मतलब आइडियल सेल के लिए बस ध्यान में रखना है कि ईएमएफ जो है V के बराबर होता है, और प्रैक्टिकल सेल के लिए E का वैल्यू जो है वो V प्लस आई आर होता है, यानी सिंपल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इसमें ध्यान हम लोग को यही रखना है कि पोटेंशियल आइडियल सेल के लिए जो पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, और प्रैक्टिकल सेल के लिए जो पोटेंशियल होगा वो E माइनस आई आर होगा, जहाँ पे I क्या है, करंट अक्रॉस द सर्किट, और R क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ देखो एक दो टर्मिनल दिया हुआ है, बीच में क्या है, बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ क्या है, E। तो इसके लिए आइडियल सेल है, यहाँ पे आइडियल सेल मतलब वैसा सेल जिसमें इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो। तो जिसमें इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, मेरा वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही इंटरनल रेसिस्टेंस E जो है ईएमएफ और उसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस आया, तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो जो एक्चुअल वोल्टेज है उसमें हम लोग को ईएमएफ जो होगा उसमें से माइनस करना होगा I इंटू आर। दोनों का फिगर यहाँ पे बना हुआ है, सेम चीज़ है। अच्छा, इंटरनल रेसिस्टेंस और ईएमएफ को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों एक ही तरीका, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए क्या बोल रहा है। चार्जिंग प्रोसेस के दौरान और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है। इन चार्जिंग प्रोसेस ऑफ अ बैटरी पॉजिटिव चार्ज इंटर्स द पॉजिटिव प्लेट, वाइल इन डिस्चार्जिंग प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज लीव्स द पॉजिटिव प्लेस। अब यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, जब हम लोग चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग कोई भी चीज़ को चार्ज करते हैं, चाहे मोबाइल हो गया या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, उसको जब भी चार्ज करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लेट के अंदर इंटर करता है। यानी कि जैसे जो चार्जिंग में हम लोग अगर मोबाइल को ही लगाते हैं तो चार्जिंग में जो मोबाइल हो रहा है वो क्या चार्ज हो रहा है, मोबाइल का बैटरी चार्ज हो रहा है। और बैटरी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सेल है, और उस कम्बिनेशन ऑफ सेल में होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, जब पॉजिटिव चार्ज जो है उस सेल में इंटर करता है तो उसका मतलब उस प्लेट में, उस सेल के अंदर, जैसे पीछे अभी हम लोग देखे थे ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस पॉजिटिव प्लेट में जब पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है, जब पॉजिटिव चार्ज जो है इस प्लेट पे इंटर करता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो सेल है वो चार्ज हो रहा है, यानी जो बॉडी है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और वहीं डिस्चार्जिंग के कंडीशन में ये पॉजिटिव प्लेट जो है ये लीव कर जाता है इस प्लेट को। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि चार्जिंग के कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इंटर्स द पॉजिटिव प्लेट, जबकि डिस्चार्जिंग में इंटर्स द पॉजिटिव प्लेट, जबकि डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो लीव कर जाता है पॉजिटिव प्लेट को। समझ में बात आ गई।